सभी दोस्तों को नमस्कार। आज आपके सामने एक फिर नए टॉपिक के सामने लेकर के मैं पेश हुआ हूँ और ऐसी उम्मीद कर रहे हैं जैसा कि 2-4 वीडियो पहले से आपने अपलोड किए हैं तो कुछ न कुछ अच्छा परिवर्तन आया होगा। आपको मैंने पहले बताया था जिस तरीके से टॉपिक को यहाँ पर जैसा पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाने के बाद में आप वहाँ पर घर पर बैठे बैठे वापस पुस्तकों से क्वेश्चन हल करते होंगे, ऐसी उम्मीद की जा रही है हमारी। तो अधिक से अधिक आपको लाभ मिले, अधिक से अधिक आपको फायदा हो, उस तरीके से यानी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर होते हैं, उन्हीं फैक्टरों को यहाँ पर शामिल किया जा रहा है। बाकी अन्यथा किसी भी बेफिजूल चीजों को यहाँ पर एक शब्द भी नहीं लिखा जा रहा। पहली बात तो ये है, यहाँ पर एक एक जो भी शब्द लिखा जा रहा है वो एक एक इम्पोर्टेंट है, इसीलिए लिखा जा रहा है, बाकी बेफिजूल कुछ भी नहीं। तो इसलिए ध्यान रहे, यहाँ पर जितना जिस तरीके से पढ़ाया जा रहा है यानी पूरा का पूरा माइंड सिर्फ और सिर्फ एक तरफ होना चाहिए, इसके अलावा कहीं पर भी नहीं। तो ध्यान रहे, जैसा कि मैं टॉपिक लेकर के आया हूं आपके सामने, मूल अधिकार को किस तरीके से यानी कि अपने इंसान अर्थात मानव के लिए यानी किस तरीके से उपयोगी है, मूल अधिकारों का क्या महत्व है, किन किन मूल अधिकारों के तहत अपन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं, ऐसी उम्मीद से के साथ ये शुरू कर रहा हूं टॉपिक। जो मूल अधिकार है, सबसे पहले इसके भाग के बारे में अपन पढ़ेंगे, किस भाग में है, इसके बाद में फिर अपन देखेंगे कौन से अनुच्छेद में मूल अधिकार किस भाग में है, कौन से अनुच्छेद में है और कहां से लिए गए, इसके बाद में मूल संविधान में मूल संविधान में मूल अधिकार कितने थे और वर्तमान में कितने हैं। तो ध्यान रहे दोस्तों, जो मूल अधिकार टॉपिक लेके आए हैं जिसका इंग्लिश में नाम आता है फंडामेंटल राइट्स, तो इस तरीके से आगे देखेंगे। जो भाग जो है मूल अधिकारों का वर्णन, अपन ने भागों का वर्णन किया था पहले ही, 22 भाग थे। उन 22 भागों में से जो मूल अधिकार है वो भाग 3 में वर्णित है। किसमें है? 3 में वर्णित। और अनुच्छेद है 12 से लगा करके 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन है। तो इसके बाद में फिर प्रश्न आता है कि मूल अधिकार कहां से लिए गए। फिर कहां से आता प्रश्न आता है कि मूल अधिकार कहां से लिए गए। तो मूल अधिकार लिए गए हैं यूएसए, जिसका नाम है अमेरिका। इसको क्या कहते हैं? अमेरिका। यूएसए जो शॉर्ट नाम है, जिसे अमेरिका से लिए गए। मूल अधिकार कहां से लिए गए? अमेरिका से। इसके बाद में प्रश्न आता है कि मूल संविधान में मूल अधिकार कितने थे। तो मूल संविधान में मूल अधिकार थे पहले 7 और वर्तमान में है 6। इसका मतलब कोई एक न एक हटा है। कौन सा हटा देखेंगे। मूल अधिकार यानी मूल संविधान में थे 7 और वर्तमान में है 6। देख रहे हो दोस्तों। तो इस तरीके से यानी मैं आपको बढ़ा रहा हूं आगे। मूल अधिकारों का वर्णन भाग 3 में है। कौन से अनुच्छेद में? 12 से लगा करके 35 तक। मूल अधिकार कहां से लिए गए? यूएसए अर्थात अमेरिका से। और इसके बाद में मूल संविधान में मूल अधिकार कितने थे? 7। वर्तमान में कितने हैं? 6। लेकिन एक बात ये आती है कि मूल अधिकारों के लिए सबसे पहले मांग किसने रखी। तो मैं आपको दोस्तों बता दूं, मूल अधिकारों के लिए सबसे पहली मांग रखी थी 1895। सबसे पहले 1895 में एक व्यक्ति ने रखी थी जिसका नाम था लोकमान्य तिलक। जिसका नाम क्या था? लोकमान्य तिलक। 1895 में लोकमान्य तिलक ने रखी। इसके बाद में 1931 में कांग्रेस ने कराची अधिवेशन में इन मूल अधिकारों को लागू करने या फिर लाने की बात करी थी। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको किस किस ने सबसे पहले मांग रखी। मूल अधिकारों को लाने की सबसे पहले मांग रखी थी 1895 में लोकमान्य तिलक ने। इसके बाद में कांग्रेस ने 1931 कांग्रेस के कराची जो अधिवेशन हो रहा था वहां पर कांग्रेस ने भी मांग रखी। हाँ, बिल्कुल जायज है कि मूल अधिकारों को लाना चाहिए। इस तरीके से मूल अधिकार कहां पर वर्णित है? भाग 3 में। कौन से अनुच्छेद में? 12 से 35। कहां से लिए गए? अमेरिका। इसके बाद में मूल संविधान में कितने थे? तो 7। वर्तमान में कितने हैं? 6। अब हटाया कौन सा? जो हटाया वो मैं आपको बता रहा हूं 7वां। जो 7वां था, जो 7वां मूल
जो सातवां मूल अधिकार था जिसका नाम है संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। देख लो दोस्तों, जो सातवां जो मूल अधिकार है वो संपत्ति का अधिकार था, जिसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मोरारजी देसाई सरकार में हटा दिया गया है। फिलहाल ये भारतीय संविधान में कहीं न कहीं तो है, लेकिन इन जो 6 मूल अधिकार है वर्तमान में उन मूल अधिकारों में नहीं है। तो संपत्ति का जो मूल अधिकार, संपत्ति का जो मूल अधिकार था जिसको 44वें संविधान संशोधन 1978 में हटा दिया गया है मोरारजी की सरकार में। मोरारजी की सरकार में, लेकिन अभी फिलहाल ये कहां पर है? अभी ये जो है अभी इसको रखा गया है 300 का अनुच्छेद 300 क में रखा गया है और ये केवल और केवल सिर्फ एक कानूनी अर्थात एक विधिक अधिकार के रूप में। किसके रूप में? माइंड में एक सेट रखो कि संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया? संपत्ति के अधिकार को हटाया गया है 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, और ये फिलहाल कहां पर है? 300 आर्टिकल अनुच्छेद, ध्यान रहे आर्टिकल 300 क में सिर्फ एक कानूनी अर्थात विधिक अधिकार के रूप में। ऐसा नहीं कि वो पूरी तरह से यानी अलग टाइप का यानी कोई माइंड में सेट करे, ऐसा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 2 ही शब्द शामिल होंगे। अभी संपत्ति का जो अधिकार है कानूनी अर्थात विधिक अधिकार के रूप में ही फिलहाल वर्तमान में है। यहां पर ध्यान में रखना, कानूनी ओब्लिक विधिक। तो ध्यान रहे संपत्ति का अधिकार 1978 द्वारा मोरारजी सरकार में हटा दिया, 300 क में डाला गया है कानूनी अर्थात अभी विधिक अधिकार के रूप में। इसके बाद भी यह सामान्य परिचय हो गया है। अब एक मूल अधिकारों के बारे में अपन वर्णन करेंगे। दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूं होगा कि जैसा ये पढ़ रहे हैं फंडामेंटल राइट्स, तो इनके बारे में आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। और घर पे यानी कि किसी भी तरीके से किसी भी आप पुस्तक को उठाओगे तो यही चीजें वापस वहीं पर मिलेगी, यहाँ पर और वहां पर कोई अलग अलग नहीं मिलेगी। तो अभी जो मैंने बताया था 6 मूल अधिकार, वो कौन कौन से उनके बारे में। तो सबसे पहला आ जाता है समानता का अधिकार, समानता का अधिकार सबसे पहला। दूसरा आएगा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा आएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा आएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा आएगा शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, छठा आएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बाद में तीसरा है शोषण के विरुद्ध। इसके बाद में चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा जो है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो भैया जो आप देख रहे हो यानी कि मूल अधिकार 6 के 6 ये इस तरीके से। क्वेश्चन कई बार क्या होता है कि वो क्रम से जमाने के लिए देता है, तो क्रम यही रहना चाहिए, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचार अधिकार। ध्यान से देखना होगा आपको, जो समानता का अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक वर्णित है। 14 से लेकर के 18। स्वतंत्रता ये है 19 से लगा करके 22। शोषण 23-24। इसके बाद में धार्मिक 25 से 28। शिक्षा एवं संस्कृति 29-30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार केवल एक ही अनुच्छेद है, अनुच्छेद 32। तो इस तरीके से
देखिए इनका क्रम और इनके अनुच्छेद कहां से कहां तक ये इस प्रकार से। अब मैं आगे बढ़ा रहा हूं समानता का अधिकार। कौन सा अधिकार? समानता का अधिकार में 14 से 18 एक एक आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। आप सोच रहे होंगे कि आप क्या बताया आपने कि 12 से लगा करके 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन है, जबकि आप 14 से स्टार्ट कर रहे हो। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ 2 आर्टिकल ऐसे हैं जो मूल अधिकार से रिलेटेड ही है, लेकिन जिनका कोई इतना खास वर्णन नहीं है। आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13। आर्टिकल 12 ये कह रहा है कि राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 12 किसकी परिभाषा बता रहा है? राज्य की परिभाषा। इसके बाद में 13 बता रहा है न्यायिक पूर्णावलोकन। किसकी बात कर रहा है? न्यायिक पूर्णावलोकन, जो यूएसए अमेरिका से लिया गया। कहां से न्यायिक पूर्णावलोकन? अमेरिका से लिया गया। ध्यान रहे 12 में राज्य की परिभाषा है और 13 में न्यायिक पूर्णावलोकन। अब मैं शुरू कर रहा हूं समानता का जो मूल अधिकार, यहां से टॉपिक स्टार्ट होता है। जो पहला है मूल अधिकार है 14 से 18। अब देखना आगे ध्यान से। समानता का अधिकार 14 से लगा करके 18 तक एक एक अनुच्छेद के बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे, किस तरीके से कहां पर क्या आ रहा है। अब देखना अनुच्छेद 14 आ रहा है पहले। अनुच्छेद पहले लिख देंगे एक साथ 14 से लगा करके 18 तक। इसके बाद में यहाँ पर वर्णन करेंगे अपन 14, 15, 16, 17, 18। 14 में ये लिखा गया है कि विधि या कानून के समक्ष समान। 14 में ये लिखा गया है विधि या कानून के समक्ष समान। 15 में ये लिखा गया है, ध्यान रखना, एक मैंने बोला ना संविधान में एक शब्द इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि इन शब्दों को आप छोड़ दो, यहाँ पर जो भी शब्द लिखे जा रहे हैं वो एक एक इंपॉर्टेंट है। अपने दिमाग में आप माइंड में सेट करो। जब तक माइंड में सेट नहीं करोगे तब तक काम नहीं बन पाता है। इस प्रकार से 15 में लिखा हुआ है लिंग, जन्म, जाति, लिंग, जन्म, जाति या अन्य किसी भी प्रकार से नो भेदभाव। समझ रहे हो नहीं? 15 में ये लिखा हुआ है कि किसी भी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं। लिंग, जन्म, जाति, मूल, वंश के स्थान पर किसी भी प्रकार से किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है। 16 में लिखा हुआ है लोक नियोजन। लोक नियोजन का मतलब यह होता है सरकारी नौकरियों में समान अवसर। सरकारी नौकरियों में समान अवसर। 17 में लिखा हुआ है अस्पृश्यता, छुआछूत। अस्पृश्यता ऑब्लिक छुआछूत। 18 में लिखा हुआ है उपाधियों का अंत। 18 में लिखा हुआ है उपाधियों का अंत। अब मैं आपको एक एक अनुच्छेद के बारे में वर्णन करके बता रहा हूं, किस तरीके से आप लोग को याद कर रहे हैं इनको, और एक एक के बारे में किस तरीके से कैसे कहां पर क्या लिखा हुआ है। आर्टिकल 14 ये कह रहा है कि विधि या कानून के समक्ष समान। कहने का तात्पर्य यह है कि चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। कानून की नजरों में, भारत सरकार के कानून की नजरों में, भारतीय संविधान के कानून की नजरों में सभी व्यक्ति समान है। चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे सीएम हो, चाहे कोई भी पदाधिकारी हो, नेता हो, उससे कोई लेना देना नहीं। कानून के सामने सभी व्यक्ति समान है। कानून अर्थात विधि के समक्ष कोई भी व्यक्ति न तो छोटा हो सकता है न ही बड़ा हो सकता है। यहाँ पर ध्यान रहे आपको कि विधि के समक्ष समान। आर्टिकल 14। आर्टिकल 15 ये कह रहा है लिंग, जन्म, जाति और लिंग, जन्म, जाति और अन्य किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है। क्या नहीं किया जा सकता है? भेदभाव। ये भेदभाव की बात कही है, नहीं भेदभाव किया जा सकता, ये बात कही गई है आर्टिकल 15 में। किसमें कही गई है? 15
कोई भेदभाव नहीं, लिंग, जन्म, जाति, स्थान, इसी प्रकार से किसी भी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं। 15 में बोला गया। 16 में यह बोला गया है लोक नियोजन अर्थात सरकारी नौकरियों में समान अवसर। यहां पर मैं आपको बता दूं, जैसा कि एसटी, एससी, ओबीसी, इन 3 वर्गों के अलावा भी यहां पर लिखा हुआ है लोक नियोजन का मतलब यह होता है सरकारी नौकरियों में समान अवसर। प्रश्न देखना, सरकारी नौकरियों में समान अवसर वहां पर ऑप्शन में नहीं दे रखा गया, लोक नियोजन दे रखा गया। लोक नियोजन को अपने को समझ रहा है, लोक नियोजन का मतलब होता है सरकारी नौकरी में समान अवसर, यानी कि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। किसका प्रावधान किया गया है? आरक्षण का प्रावधान किया गया। आप जब तक यानी कि इन चीजों को नहीं समझोगे, ये चीजें कहीं न कहीं अपने दैनिक उपयोग में भी आती है कहीं न कहीं, तो इसलिए ध्यान रहे आर्टिकल 16 में सरकारी नौकरियों में समान अवसर तथा लोक नियोजन की बात कही गई है। अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, ओबीसी के लिए, अन्य वर्गों के लिए, जिस प्रकार से अभी एसबीसी, राजस्थान में एसबीसी को आरक्षण दिया गया है, इस तरीके से सभी को कहीं न कहीं सरकारी नौकरियों में समान अवसर की बात कही। 17 में ध्यान रहे, 17 में अस्पृश्यता या छुआछूत की बात कही गई है। जिस प्रकार से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलितों के मसीहा, जिन उस समय में कहीं न कहीं छुआछूत और अस्पृश्यता की कहीं न कहीं समस्या थी, तो उन्होंने एक आवाज उठाई, बुलंद आवाज उठाई और उस तरीके से उन्होंने आगे मुद्दा उठाया, तब जाकर के छुआछूत और अस्पृश्यता की कहीं न कहीं वो यानी कि समाप्त हुई। इस तरीके से किसी भी व्यक्ति के साथ छुआछूत वाली भावना, ये इस जाति का है, ये इस कास्ट का है, या फिर ये ऐसा है, ये वैसा है, इस तरीके की बात अपन नहीं कर सकते, क्योंकि भारत के संविधान सबके लिए बराबर है। न तो गरीब के लिए न अमीर के लिए अलग अलग नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर सबके लिए बराबर मूल अधिकार दिए हैं, तो सबको बराबर। इसलिए भारत यानी कि अपने एक प्रकार से बोला, वो प्रस्तावना एक बार देखी थी ना अपने, तो उस प्रस्तावना के अकॉर्डिंग समझ जाओ, यहाँ पर अस्पृश्यता यानी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। 18 में ये लिखा हुआ है उपाधियों का अंत। 18 में ये लिखा हुआ है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत का ये मतलब होता है, जैसे पहले वाले जमाने में क्या होता था, नाइटहुड, केसर-ए-हिंद, सर, इस प्रकार की उपाधियां दी जाती थी। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर को यानी उपाधि दी थी किस, यानी कि इस प्रकार से, यानी उपाधियों का अंत, नाइटहुड, केसर-ए-हिंद, सर की उपाधि, इस प्रकार से उन उपाधियों को यहाँ पर अंत कर दिया, यानी समाप्त कर दिया आर्टिकल 18 के अंतर्गत। लेकिन भारत में अभी उन उपाधियों को अंत करके, जैसे पद्म विभूषण, पद्मश्री, इस प्रकार से पुरस्कारों को यहाँ पर शामिल करके आगे भारत में जो भी व्यक्ति अच्छा काम करता है, तो उनको इस तरीके से आगे बढ़ाया जाता है। इस प्रकार से दोस्तों मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। समानता के अधिकार में 14 से 18 तक वर्णन है। 14 में ये लिखा हुआ है विधि के समक्ष समान। 15 में लिखा हुआ है नो भेदभाव, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकते। 15 इसके बाद में 16 में लिखा गया है लोक नियोजन सरकारी नौकरियों में समान अवसर। 17 में लिखा गया है अस्पृश्यता या छुआछूत को प्रतिबंध। इसके बाद में 18 में लिखा गया है कि उपाधियों का अंत। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। समानता का अधिकार हो चुका है अपना। नेक्स्ट जो दूसरा आएगा स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा आएगा? स्वतंत्रता का अधिकार। देखो आप दिमाग लगा करके जब तक समझने की कोशिश नहीं करोगे तब तक काम नहीं ले सकता। इसलिए माइंड को एक जगह सेट रखो, यहीं पर जो पढ़ा रहे हैं, जो बोल रहे हैं, वहां पर एक जगह माइंड सेट रखेगा तभी जाकर के सक्सेसफुल होगे। अब मैं आगे बढ़ा रहा हूं। जो दूसरा वाला है, स्वतंत्रता का अधिकार। जो दूसरा वाला है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का मूल अधिकार। स्वतंत्रता का मूल अधिकार चलता है, अपने को मालूम ही है, 19 से लगा करके 22 तक। कहां से लगा करके? 19 से 22 तक। अब देखना मैं यहाँ पर एक एक अनुच्छेद दिख रहा हूं। 19 से लगा करके 22 तक। लेकिन ध्यान रहे एक ऐसा 19 एक ऐसा अनुच्छेद है जिसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी हुई। कितनी प्रकार की? 6 प्रकार की। अब देखना यहाँ पर ध्यान से 6 स्वतंत्रता को कौन कौन सी क्रमिक, कभी कभार तो पूछ लेता 19A 19B 19C में किस प्रकार से क्या वर्णित है। यहाँ पर अपन देखेंगे
19A में लिखा हुआ है, एक बार मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फिर आपको समझा देता हूँ। 19A लिखा हुआ है अभिव्यक्ति, 19A लिखा हुआ है अभिव्यक्ति, बी लिखा हुआ है सम्मेलन, सी लिखा हुआ है संघ या समूह बना सकते हैं, डी लिखा हुआ है आवागमन, इसके बाद में ई लिखा हुआ है निवास, इसके बाद में एफ जो पहले था लेकिन वर्तमान में हटा दिया गया है, जो संपत्ति जो हटा दिया गया, ठीक है ना, ध्यान रहे हटा दिया गया है। इसके बाद में जी आजीविका और रोजगार, आजीविका रोजगार। अब ध्यान रहे आपको मैं बता दूं ये 19 के ही पार्ट है। किसके पार्ट है? ये आर्टिकल 19 के ही पार्ट है जो 6 वाक स्वतंत्रता दे रखी है। यहाँ पर इस अभिव्यक्ति में ही एक तो प्रेस की स्वतंत्रता, एक आरटीआई इनकी स्वतंत्रता के बारे में भी यहाँ पर बोला गया है। 19A ये कहता है कि व्यक्ति को अभिव्यक्ति यानी बोलने का अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता, सूचना प्राप्त करने का अधिकार भारत के प्रत्येक नागरिक को है। 3 बातें बोलेंगे, अभिव्यक्ति, प्रेस और आरटीआई। 19A, इसके बाद में 19B ये बोलता है कि व्यक्ति कहीं पर भी बिना अस्त्र शस्त्र के कहीं पर भी सम्मेलन कर सकता है। क्या बोला गया है 19B में? कहीं पर भी व्यक्ति बिना अस्त्र शस्त्र के सम्मेलन कर सकता है। सी का ध्यान रखो, सी यानी कि समूह बनाने की आजादी। किसकी बनाने की आजादी? सी से समझो समूह बनाने की आजादी। इसके बाद में देखो ए अभिव्यक्ति, इस तरीके से चलना पड़ेगा। ए से अभिव्यक्ति, बी से बिना अस्त्र शस्त्र सम्मेलन, सी से समूह बनाने की आजादी। इसके बाद में डी से यह समझो, डी 19D, डी से यह समझो दिल्ली, डी से दिल्ली में आवागमन सबसे ज्यादा है, आना जाना ज्यादा होता रहता है, इसलिए समझो डी से दिल्ली में आवागमन। किसकी बात हो रही? आवागमन की बात हो रही। ई से अपन एक समझते हैं एड्रेस, क्या बोलते हैं? एड्रेस को अपना उल्टा समझो, इड्रेस। तो इड्रेस का मतलब होता है निवास, कहां पर कौन व्यक्ति कहां पर किस तरीके से निवास कर रहा है, यहाँ पर निवास की बात कहेगी। इसके बाद में एफ संपत्ति का अधिकार था जिसको हटा दिया गया है। जी से आप ये ध्यान रखना, आजीविका और रोजगार, यानी आप भारत में रह रहे हो तो समझ लेना आप जी चाहो जो भी रोजगार करना चाहते हो आप कर सकते हो, आप पर किसी भी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं है, किसी भी प्रकार की पाबंदी आप में नहीं है। 19A अभिव्यक्ति, 19B सम्मेलन, 19C समूह, 19D आवागमन, 19E निवास। इसके बाद में 19G सीधा आजीविका रोजगार। इस तरीके से 19 की ये 6 स्वतंत्रताएं खत्म होती है। 19 के बाद में मैं 20 पे जा रहा हूँ सीधा, 19 के बाद में अब 20 पे जा रहा हूँ। 20, 21 और 22 सीधा यहाँ पर तीनों के तीनों लिख रहा हूँ। 20, 21 और 22। 20 ये बोलता है अपराध दोष सिद्धि। क्या बोलता है? अपराध दोष सिद्धि। 20 ये बोलता है अपराध दोष सिद्धि। इसके बाद में 21 बोल रहा है प्राणदैहिक अर्थात जीवन जीने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार। 22 बोल रहा है गिरफ्तारी संरक्षण। अब देखना 20, 21, 22 यहाँ पर ये स्वतंत्रता के मूल अधिकारों में 19, 20, 21, 22 यहाँ पर इस तरीके से चलते थे। तो जो अपराध दोष सिद्धि है यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट अलग बताता हूँ। कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जो निलंबित हो सकते हैं और कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जो बिल्कुल निलंबित नहीं हो सकते। यहाँ पर मैं एक साइड
साइड में लिख रहा हूं नो निलंबन, नो निलंबन, और एक लिख रहा हूं निलंबन। निलंबन का ध्यान रहे, जो निलंबित नहीं हो सकते वो दो ही अनुच्छेद है, 20 और 21। कौन कौन से? 20 और 21, नो निलंबन। 20, 21। इसके बाद में एक ही ऐसा अनुच्छेद है जो निलंबित हो सकता है, वो है 19, आर्टिकल 19। ध्यान रहे कौन कौन से अनुच्छेद निलंबित होते हैं। निलंबित होगा 19 और निलंबित नहीं होंगे 20 और 21। किस स्थिति में निलंबित होंगे? जब देश में राष्ट्रीय आपत्ति घोषणा हो सकती है उस समय निलंबित करेगा, और निलंबित सिर्फ एक ही व्यक्ति कर सकता है, ओनली फॉर राष्ट्रपति। इसके अलावा दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो इनको निलंबित कर सकती है। समझ गए ना? निलंबित कौन करेगा? राष्ट्रपति। कौन सा निलंबित होगा? 19। कौन से निलंबित नहीं होंगे? 20, 21। अब देखना आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 के बारे में यह बोला गया है, आर्टिकल 20 के बारे में यह बोला गया है कि अपराध दोष सिद्धि। क्या बोला गया यहाँ पर? अपराध दोष सिद्धि। समझ गए ना? दोष सिद्धि का मतलब यह होता है कि जब तक किसी व्यक्ति पे आरोप लगाया जा रहा है, जब तक उस पे दोष सिद्ध न हो जाए तब तक उसको अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता है। समझ रहे हो ना? जब तक किसी व्यक्ति पे आरोप लगाया जा रहा है, जब तक उस पे दोष सिद्ध हो नहीं जाता है तब तक उसको अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता है, अर्थात उसको सजा नहीं दी जा सकती। इसके बाद में दूसरा ही पॉइंट इसमें यह आता है कि जैसे कि मान लो अभी चल रहा है 2020, अभी अगर 2020 में किसी व्यक्ति ने कोई गलत काम किया है तो उसको अगर उसके नाम पर एफआईआर दर्ज हुई है और वो एफआईआर दर्ज होते होते उसकी लंबी कार्रवाई हुई और 2025 में जाकर के अगर सुनवाई हुई, अगर 2020 में अगर इस टाइम के अंतर्गत संविधान में ये लिखा गया है कि हाँ उसको 5 साल की सजा, और 2020 में उसको जब वहां पर संविधान संशोधन करके कुछ और नियम लागू कर दिए जाते हैं, वहां पर ये बोलेंगे कि 20 साल यानी आपको यानी मृत्युदंड की कारावासी, तो ऐसा नहीं। जिस टाइम उस व्यक्ति को जो सजा मिल रही है उस टाइम जो कानून रहेगा उसी के मुताबिक उसको सजा मिलेगी। ऐसा नहीं कि बाद में जाकर के कानून बदल गया, 5 की जगह 10 वर्ष हो गया, 10 की जगह 20 वर्ष हो गया, तो इतना वो वहां पर नहीं बैठेगा। इसके बाद में एक बार फिर बता देता हूं, आर्टिकल 20 में फिर तीसरी बात यह है, एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार सजा दी जाएगी। ऐसा नहीं कि एक अपराध के लिए 2 बार सजा दी जाएगी, ऐसा कहीं पर भी लिखा गया नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आर्टिकल 20 आपको समझ में आ गया होगा। 21 में ये लिखा हुआ है कि जीवन जीने का अधिकार। कौन सा क्या जीने का अधिकार? जीवन जीने का अधिकार। हर व्यक्ति को अपनी अपनी गरिमा पूर्णता यानी जीवन जीने का अधिकार है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, उससे कोई मतलब नहीं। जीवन जीने का अधिकार 21। इसी 21 को मैं आगे क्या आ रहा है मैं बता देता हूँ। यहाँ पर इसको थोड़ा सा मिटा करके 21 को, यहाँ पर 21 को बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखना आप 21 का है, यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। क्या लिखा मैंने? देख रहे हो ना? जी हाँ, 21 का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। बालिकाओं को 6 से 14 वर्ष के बालिकाओं को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। 6 से
कब हुआ? अब ये लागू हुआ है 1 अप्रैल 2010 से, समझ रहे हो ना? 1 अप्रैल 2010 से ये जो नियम है वो लागू हो चुका है। इस तरीके से 21 कंप्लीट होता है। 21 कंप्लीट होने के बाद में 22 क्या रहा है? 22 में ये बोला गया है कि गिरफ्तारी संरक्षण का मतलब ये होता है जिस भी व्यक्ति को अगर पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जाता है तो उसको 24 घंटे के अंदर न्यायालय के सामने पेश करना होता है। कितने घंटे के अंदर? 24 घंटे के अंदर जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसको न्यायालय के सामने पेश करेंगे, ऐसा बोला गया है। और उस जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है उस व्यक्ति को ये बाध्य अपन नहीं कर सकते हैं कि वो उसके खुद के ही खिलाफ गवाही दे। वो ऐसा कभी वो करे, वो उसकी अलग बात है, वो खुद के खिलाफ गवाही दे, लेकिन पुलिस या सरकार या कोई भी व्यक्ति उसको खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों मैं समझ गया हूँ 19, 20, 21 और 22 ये स्वतंत्रता के जो मूल अधिकार है ये भी आपने समझ गया होंगे। निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है 21 का, ये भी समझ लिया होगा। कहाँ कौन कौन से बच्चों के लिए कब जोड़ा गया, किसकी सरकार में, इस तरीके से अपन आगे बढ़ रहे हैं। ये दूसरा जो मूल अधिकार कंप्लीट हुआ। इसके बाद में आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद में आगे बढ़ रहे हैं जो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें आपको बताई जा रही है। ऐसा नहीं फिजूल में यानी अनुष्ठान लिखवाया जा रहा है, ऐसा नहीं। यहाँ पर तो ऐसा मैं आपको बता दूं एक शब्द इंपोर्टेंट है, एक शब्द इंपोर्टेंट है। यहाँ पर लिखा हुआ है जो तीसरा जो मूल अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध। शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध मूल अधिकार 1, 2, 3 तीसरा है, ठीक है ना? तीसरा है शोषण के विरुद्ध। इसमें 2 ही अनुच्छेद मैंने बताए थे आपको, 23 और 24। 23 और 24। अब देखना आर्टिकल 23 में क्या है, 24 में क्या है। 23 में यह बोला गया है बलात्श्रम और मानव दुर्व्यवहार का निषेध। 23 में यह बोला गया है बलात्श्रम और दूसरी बात बोली गई है मानव दुर्व्यवहार। मानव दुर्व्यापार, मानव दुर्व्यापार। इसके बाद में बंधुआ मजदूरी, बेगार प्रथा, हाली प्रथा, इस तरीके से बेगार, बंधुआ, हाली। लेकिन ध्यान रहे ये 2 शब्द इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 23 में बलात्श्रम और मानव दुर्व्यापार का मतलब ये होता है, आर्टिकल 23 में लिखा गया है किसी भी पुरुष, स्त्री या बच्चे का क्रय विक्रय कभी भी अपन नहीं कर सकते। संविधान के जो मूल अधिकार है उन मूल अधिकारों का उल्लंघन होगा अगर किसी बच्चे को या किसी पुरुष या किसी की स्त्री को अगर बेचते हुए अगर कोई पाया गया तो मूल अधिकारों के आर्टिकल 23 के तहत उसको यानी कि कहीं न कहीं जेल का प्रावधान या फिर किसी भी प्रकार के संविधान में जो लिखे हुए कहीं कि वो पुलिस के अकॉर्डिंग उन पर कार्रवाई की जाएगी। मानव दुर्व्यवहार का मतलब ये। बलात्श्रम का मतलब यह होता है किसी भी व्यक्ति को या स्त्री पुरुष बच्चे को यानी कि जबरदस्ती बलपूर्वक यानी उसको श्रम नहीं कराया जा सकता है। बेगार का मतलब यह होता है किसी व्यक्ति को बिना वेतन के काम करवाना। बेगार का मतलब होता है किसी व्यक्ति को बिना पैसे दिए हुए वेतन के काम करवाना, गलत है। बंधुआ मजदूरी यानी कि वही जबरदस्ती वाला ही काम करवाना। इस तरीके से बलात्श्रम, मानव दुर्व्यवहार। एक बार क्या होता है आरपीएससी सेकंड ग्रेड में ये क्वेश्चन आया था कि बाल श्रम का वर्णन है। क्या था प्रश्न? बाल श्रम का वर्णन। वहां पर ऑप्शन में थे 21, 22, 23, 24। लोगों ने देखा सीधा बलात्श्रम। अरे तो 24 श्रम दिख गया। श्रम देखते लोग आके नहीं 24 में होगा, इट इज रॉन्ग। 24 में नहीं आएगा, ये आएगा सिर्फ और सिर्फ 23 में। इसके बाद में आएंगे 24 में अब आ जाता है बाल श्रम। क्या आ जाता है? बाल श्रम। बाल श्रम का उल्लेख आर्टिकल 24 ये कह रहा है कि 14 से कम वर्ष के बालक को, 14 से कम आयु, 14
से 14 वर्ष से कम आयु, 14 वर्ष से कम आयु के अगर बालक बालिकाओं को अगर जबरदस्ती अगर काम करवाया जाता है तो वो बाल श्रम की श्रेणी में आता है और उस पे सरकार और कार्रवाई कर सकती है। आपने जैसे देखा होगा मेरे दोस्तों कि एक आंदोलन चला था, एक व्यक्ति का नाम था बचपन आंदोलन, बचपन बचाओ। क्या चलाया था? बचपन बचाओ आंदोलन चलाया था, जिसका नाम है कैलाश सत्यार्थी। क्या नाम है? कैलाश सत्यार्थी। इस व्यक्ति ने इसी बाल श्रम यानी कि जो 14 वर्ष से कम आयु के जो बालक बालिकाएं थे उन्हें अधिकतम कल कारखानों में या बड़े बड़े कारखानों फैक्ट्रियों में अधिक बलपूर्वक काम कराया जा रहा था, तो उस कैलाश सत्यार्थी ने वहां से बच्चों को आजाद करवाया था। उसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था कैलाश सत्यार्थी को, जो भारत का एक जानी मानी हस्ती के रूप में जाने जाते हैं। कहीं न कहीं इस आंदोलन को आगे ले जाने के कारण जानी मानी हस्ती जाने जाते हैं। ऐसा नहीं कि उनके पास रुपया पैसा धन वो कुछ भी नहीं है, लेकिन उन्होंने बचपन बचाओ का आंदोलन चलाया था बच्चों के लिए। इसी प्रकार से एक आपने सुना होगा पाकिस्तान में मलाला यूसुफजई करके एक लड़की रहती है जो उसकी स्कूल में पढ़ रही थी और आतंकवादियों ने उसकी स्कूल में घेर लिया था, तो वहां पर भी उसको मलाला यूसुफजई और इसके बाद में कैलाश सत्यार्थी दोनों को पुरस्कार मिला था, नोबेल पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार मिला था? नोबेल पुरस्कार। तो ध्यान रहे, कभी कभार ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि बाल श्रम बचपन बचाओ आंदोलन का संबंध किस व्यक्ति से, तो किसका है संबंध है? कैलाश सत्यार्थी का। इस प्रकार से दोस्तों अपने समझ गए हैं 23 और 24 शोषण के विरुद्ध का अधिकार किस तरीके से चलता है। आगे बढ़ा रहे हैं अब 25, 26, 27, 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार।